Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I am a chemistry lecturer. आज हम ऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम सब तरह के ग्रुप्स की डिस्कशन करेंगे, जो भी ग्रुप्स ऑर्गेनिक के अंदर यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सभी ग्रुप्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब के सब पीरियोरिटी बेस पर हैं। पीरियोरिटी बेस का मतलब क्या है कि सभी ग्रुप्स जो हैं वो पीरियोरिटी ऑर्डर के अंदर से ही इसके अंदर लगे हुए हैं। अगर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले पीरियोरिटी दी जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रुप, दो ग्रुप इकट्ठे आ जाते हैं तो उन दोनों में से पहले प्रेफरेंस किसको देंगे। तो दो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो ग्रुप इकट्ठे आते हैं तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद में बाकी किसी दूसरे ग्रुप को, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर है वो सेम टू सेम प्रेफरेंस के सीक्वेंस में है कि सबसे पहले किसे प्रेफरेंस दे, फिर दूसरा नंबर पर किसे, फिर तीसरे पर किसे, फिर चौथे पर किसे, एंड सो ऑन। तो ये प्रेफरेंस भी आपको अच्छे से याद करनी है। अभी मेरे साथ साथ चलेंगे तो हम इसको बार बार बोलते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे और हमें प्रेफरेंस याद हो जाएगी, ठीक है, अभी इसी टाइम। लेकिन इसके साथ साथ जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए, साथ के साथ लिखिए, और हर एक ग्रुप के 10 एग्जाम्पल आपको लिख कर देखने हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक जो है वो अगले साल ज्यादा दुखी करेगी। उसमें ये सारे ग्रुप आएंगे। हम आज 14 ग्रुप करने वाले हैं। 20 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप नहीं है, मतलब 5-6 ग्रुप हम बाद में याद करेंगे, लेकिन आपको अभी 14 अभी इसी टाइम याद करने हैं, ठीक है। तो 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे लेक्चर खत्म होता है 2-2 3-3 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं, आप सामने मेरे साथ लिख सकते हैं, बाकी के एग्जाम्पल आप लेक्चर खत्म होने के बाद लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यस सबसे सर। पहले। ओके, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं भाई, कार्बोजाइलिक एसिड तो ये होते हैं COOH। जैसा कि नाम से पता है कि C डबल बॉन्ड O और OH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ यहाँ आप H लगा सकते हैं या फिर R भी लगा सकते हैं। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब वही कार्बन की चेन, ठीक है। तो यहाँ आप एक कार्बन लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जितने भी चाहें उतने। लेकिन सबसे मिनिमम अगर आपको सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो वो क्या बनेगा, आपको ये वाला सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिर्फ H लगा दीजिए, इट विल बी स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही हमने सबसे पहले बनाया है। इसके एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ से एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं जो हमने लिख रखा है। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल बन रहा है आपके सामने, ये HCOOH, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOH, C डबल बॉन्ड OH की जगह पर, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्म्स लिखनी है, सभी की दोनों फॉर्म्स लिखनी है, याद रखना। मतलब जितने भी एग्जांपल्स आप लिखेंगे उन सब की कंडेंस्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों लिखनी है। पेपर में दोनों काम आती है। मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो दोनों का यूज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो दोनों की दोनों आपको याद होनी चाहिए, आप उनसे वेरी मच फेमिलियर होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जैसे HCOOH, इसको कंडेंस्ड फॉर्म है और इसका नेम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो मिथ लगेगा। सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ दूसरा तो कार्बन ही है, तो मिथेन ही रहेगा ये। और फिर ओइक एसिड इसके पीछे लगाया जाता है भाई, ऊपर लिखा हुआ है ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा मेथेनोइक एसिड। दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, मेथेनोइक एसिड। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये यस सर। मैथेनोइक कंपाउंड। और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा, दो दो एग्जांपल और 8-8 एग्जांपल आपको, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब के सब 8-8 एग्जांपल, डेकेन तक आपको खुद करके देखने हैं, नाम लिखने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखना है, कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी है, सब कुछ। और अगर अब नहीं किया तो फिर ये याद नहीं होंगे। इसको ऐसे समझ लो कि आप के सामने अचानक से 15 लोगों के नाम दिए जाएं और आपको 1 महीने बाद पूछा जाए, उन 15 के 15 लोगों के नाम सीक्वेंस में लिखने हैं, और ये भी बताना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके पीछे क्या लगेगा, ये लगेगा, सब भूल जाओगे। यू नो इट वेरी वेल। नाम ही तो है, आसान है, लेकिन याद करने पड़ेंगे, दैट इज द प्रैक्टिस, और एक ही बार करने पड़ेंगे, हमेशा याद रहेंगे। सिर्फ देखते रहिए, उसके बाद आपके जैसे जैसे सामने आएंगे आपको याद आ जाएगा। मैथेनोइक एसिड, तो यहाँ देखिए भाई, एक और कार्बन अगर इस H की जगह पर अगर हम कार्बन लगा देते हैं तो CH3 बन गया, और ये दो कार्बन की चेन हो गई, है ना। तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इथेन और मिथेन के अंदर ई लगता होता है, मिथेन में भी ई लगता है, इथेन में भी ई लगता है लास्ट में। ई को ड्रॉप कर दिया, क्यों, वोवल आ रहा बॉबल है साथ में। है ना। ई के साथ ओइक एसिड आया तो ओ आ गया, ई और ओ, तो इसलिए वोवल अगर आ जाए एक और, दोनों वोवल्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम ई को ड्रॉप कर देंगे। तो दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है भाई, इसका 5% सॉल्यूशन विद वाटर,
5% एथेनोइक, 95% पानी मिला दो उसके अंदर, क्या बन जाएगा? विनेगर, सिरका, जो अचार बनता है जिससे। इसलिए ये खाने वाली चीज है, ये एसिड खाया जाता है, लेकिन सिर्फ 5% सॉल्यूशन। अगर 100% सॉल्यूशन, मतलब 100% एथेनोइक एसिड को अगर आप पी गए, वो बहुत खतरनाक होगा आपके लिए। उसके अंदर 95% पानी मिला लीजिए, डाइल्यूट करके आप वो आधा गिलास पी सकते हैं। अगर आपको पेट से संबंधित, लिंक्ड टू योर एब्डोमेन, आपके पेट में कोई गैस बन रही है या पेट में पेन हो रहा है, हल्का फुल्का कोई चीज हजम नहीं हुई है, तो आप विनेगर को पी सकते हैं। विनेगर को, एसिटिक एसिड को नहीं। विनेगर क्या होता है? 5% एसिटिक एसिड होता है, 95% पानी, लगभग पानी होता है, 5% एसिड। ठीक है, समझ गए बेटा? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ मैंने जो स्क्रीन आपके सामने है, इसमें 1 से लेकर 100 तक के सभी कार्बन्स के नाम है। सबके नहीं है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उनके। 1 कार्बन के लिए मिथ लगता है, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, ब्यूट 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, नॉन 9 के लिए, डेक 10 के लिए, अनडेक होता है 11 के लिए, और डू डेक होता है 12 के लिए। यस गाइस, क्लियर है ये? अनडेक, डू डेक जो रेड में है वो नए हैं आपके लिए, उसको ध्यान से कीजिएगा बेटा, ठीक है? तो रेड वाले ध्यान से करने हैं। फिर उसके बाद ट्राई डेक होता है 13 के लिए, टेट्रा डेक होता है 14 के लिए, पेंटा डेक, हेक्साडेक एंड सो ऑन चलेगा, और लास्ट में आएगा 20 के लिए आइकोस। आइकोस वर्ड होगा, अगर वो एल्केन है, सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो आइकोस, एन ए एन ई पीछे लग जाएगा, तो आइकोस होगा 20 के लिए। फिर 21 के लिए अनडेक की तरह आप अन आइकोस नहीं लगाओगे, हैन आइकोस लगेगा, हैनिकोस बोल सकते हैं, हैन आइकोस। यस, क्लियर है भाई सबको? हैनिकोस। फिर डू कोस, डू डेक की तरह डू कोस लगा सकते हैं 22 के लिए। फिर 23 के लिए ट्राइकोस, टेट्राकोस, पेंटाकोस, सो ऑन, वापस वही आ जाएगा। तो यानी कि हैनिकोस और डू कोस को ध्यान से याद कीजिएगा। 30 के लिए यूज होता है, 30 के लिए यूज होता है ट्राइकोंट, CONT, ट्राइकोंट, दैट इज यूज फॉर 30। फिर हैनी ट्राइकोंट, 31 के लिए हैनी ट्राइकोंट यूज होगा, ये वाला याद रखना बेटा, ठीक है? तो थोड़े थोड़े अलग से हैं ये। फिर 31 के बाद में आता 40, अगर 40 के लिए यूज करना चाहे तो टेट्राकोंट, द वर्ड यू शुड हैव टू रिमेंबर, टेट्राकोंट। और उसके बाद 50 के लिए पेंटाकोंट, 60 और 50 के बाद में 60 के लिए हेक्साकोंट, हेप्टाकोंट एंड सो ऑन, नोनाकोंट के बाद में लास्ट में 100 के लिए हेक्ट यूज होता है। परसेंट में 100 के लिए सेंट यूज होता है ना? सेंट, परसेंट मतलब 100। यहाँ पर हेक्ट, हेक्टेयर आपने सुना होगा ना, हेक्टेयर मेजर करते हैं अर्थ को, धरती को, है ना? उसके कितने एकड़ आपके, तो 100 एकड़ में 1 हेक्टेयर होता है, आई थिंक सो, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 100 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, दैट इज हेक्ट। हेक्ट होता है 100 के लिए यूज। दैट्स ऑल। ये समझ में आ गया बेटा सबको? और इसे याद रखना है कम से कम, ज्यादा मत कीजिए अगर आपको ज्यादा नहीं याद करना है, लेकिन कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 30 तक मैंने देखा है एग्जाम में आया हुआ है, IIT के एग्जाम में आया हुआ है, नीट के एग्जाम में भी 30 तक आता है, 30 तक पूछा जाता है। 30 से ऊपर शायद नहीं पूछते हैं, आई एम नॉट कंफर्म्ड, बट 100 तक मैंने आपको लिखवा दिया है, तो अब आपको सारे याद होने चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दूसरे ग्रुप को लेते हैं। पहला ग्रुप था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सेकंड ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड HSO3, HSO3 होता है सल्फोनिक एसिड, या SO3H भी बोल सकते हैं। सल्फर की एक वैलेंसी खाली होती है यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है, सल्फर की एक वैलेंसी खाली होगी। अब इसको जरा ध्यान से करना, कई बार बच्चे ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली समझ लेते हैं, लेकिन HSO3 के अंदर सल्फर की एक वैलेंसी खाली होती है, तो सल्फर के साथ एक वैलेंसी खाली है, और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लगा होता है। तो अगर आपको R लगाना है तो यहाँ लगाएंगे। क्या यहाँ H लग सकता है क्या? अगर मैंने यहाँ H लगा दिया तो कार्बन तो है ही नहीं, नहीं है ना कार्बन, तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या कुछ ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। इस ग्रुप को क्या नाम देंगे? ये तो सल्फोनिक एसिड बन गया खुद ही। क्लियर है ये बात? तो यानी यहाँ H नहीं लगेगा, R ही लगेगा, ओनली R। कार्बन की चेन, कम से कम एक कार्बन आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये होता है सल्फोनिक एसिड, पीछे भी इसके सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है। और अब जरा देखिए ये कैसे वर्क करता है। कम से कम एक कार्बन इसके साथ लगेगा, तो ये बनेगा CH3,
HSO3, और इसका नाम क्या होगा, CH3 मिथेन के लिए यूज होगा, 1 कार्बन मिथेन और पीछे वाला सल्फोनिक एसिड, मिथेन सल्फोनिक एसिड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? तो एल्काइल ग्रुप की जगह H क्यों नहीं लगेगा? देखो एल्काइल ग्रुप की जगह H लगा के देख लो, ये लो यहाँ मैं H लगा देता हूँ। अब अगर ये H लग गया, ये तो कार्बन का मोलिक्यूल ही नहीं रहा बेटा, यहाँ पर कार्बन तो है ही नहीं। यस। समझ गए? और हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन की चेन के साथ ग्रुप लगा रहे हैं जिसमें कार्बन ही नहीं है, वो कार्बन की चेन कैसे हो सकती है? तो कार्बन की चेन यस के साथ ग्रुप लगेगा तो मिनिमम 1 कार्बन होना ही चाहिए, इसलिए ये ऐसा रहेगा, यानी इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ आर लगा दें। जहां आर लगा होगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जहां आर और एच दोनों लग सकते हैं वहां के लिए भी बताऊंगा। जैसे हमारे पहले ग्रुप में आर और एच दोनों लगा सकते थे, क्यों? तो यहाँ पहले ग्रुप के अंदर देखो क्या, क्योंकि कार्बोक्सिलिक वहाँ पे एसिड में कार्बन था। कार्बन ऑलरेडी है, एक कार्बन की चेन है, समझ गए? लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते, तो दैट इज वाई ये सीधा ऐसा चलेगा। तो इसका नाम होगा मिथेन सल्फोनिक एसिड। और फर्दर ऑन यहाँ अगर एक और कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन कर दी जाए तो वही बाकी वैलेंसियां हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनेगा CH3CH2 को C2H5 बोलते हैं, ठीक है? बना के देख सकते हैं, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और सल्फोनिक एसिड यानी कि इथेन सल्फोनिक एसिड, दैट इज यहाँ ई ड्रॉप नहीं हो रहा है, याद रखना, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ वोवल नहीं है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस नोट कर लिया होगा सबने ना, नोट कीजिए, साथ के साथ याद कीजिए, वरना याद नहीं होगा। अभी देखने में आसान लगेगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब बहुत सारे नाम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस्टर्स। तो देखिए पहले नंबर पर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पर सल्फोनिक एसिड, तीसरे नंबर पर एस्टर। एस्टर होते हैं फ्रूटी स्मेल, जिसकी स्मेल फ्रूट जैसी होती है, दीज आर एस्टर्स। क्लियर है भाई? सुना होगा एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है, सुना कभी? नो। नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कि शायद पहले नहीं आए होंगे, ठीक है, पहले नहीं आए आपके कभी भी। और 10th में शायद आते हैं प्रैक्टिकल्स में, लेकिन जनरली टीचर्स प्रैक्टिकल के बारे में ध्यान करते ही नहीं है 10th में, तो ऑब्वियस है। तो एस्ट्रस की फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी स्मेल, लेकिन इसको, इसका मतलब ये नहीं कि सच में फ्रूट जैसी होती है, ठीक है? बहुत ही लाइट लेवल पर अगर स्मेल लोगे तो फ्रूट जैसी आएगी, अगर थोड़ा सा कंडेंस लेवल पर स्मेल ले लिया आपने तो थोड़ा बकबकी सी स्मेल आएगी, अच्छी सी लगेगी लेकिन थोड़ा खराब भी लगेगी, ठीक है? मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, ठीक है? बट कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं फ्रूटी है, ठीक है, वो लाइट लेवल पर फ्रूटी स्मेल फील होती है, तो वो एस्ट्रस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने किया ना, बस वही है एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या किया, आर हो सकता है या एच हो सकता है, और इसके साथ में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच था, यही था कार्बोक्सिलिक एसिड। यस तो इसमें इस H को हटा दो बेटा बस, और इसकी जगह R लगा दो बस। उस तरफ R या H हो सकता है, लेकिन इस तरफ R ही होगा। अगर इस तरफ H हो गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन उस तरफ R या H लगा सकते हैं, बस यही फर्क होता है एस्टर्स में। C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ आप R या H दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन O सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में ओनली कार्बन की चेन लगेगी, ओनली आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है? तो वो होते हैं एस्टर। अब एस्टर के जरा नेम देखते हैं। तो सबसे छोटा एस्टर कौन सा होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके पीछे लगता है O8, O8, मिथेन O8, इथेन O8, प्रोपेन O8, ऐसा लगाएंगे, ठीक है? तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, डेफिनेटली यहाँ पर तो H लगना चाहिए। चलिए जी, यहाँ H लग गया, और यहाँ R, यहाँ H लग गया, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। मिथाइल लगा दो। तो यहाँ कम से कम मिथाइल ग्रुप लगेगा, है ना? तो इस तरह से हमारे पास ये पहला एस्टर आ गया। अब इस एस्टर में एक प्रॉब्लम है, 2 कार्बन है, तो क्या ये इथेन, इसका नाम रख दें इथेन, और O8, इथेनोएट, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? नो, दोनों कार्बन इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, पहले तो पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। कार्बन की चेन, कार्बन की चेन अगर कंटिन्यू है, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6, तो हम कंटिन्यू उसको टोटल कार्बन के नेम लेते हैं। 6 के लिए हेक्सेन लगेगा, 5 के लिए पेंटेन, 4 के लिए ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन और मीथेन, ठीक है? 1 के लिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबको इकट्ठा लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक साथ चलेंगे। लेकिन अगर एक कार्बन को हटाकर और उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम यहाँ फिट कर दिया, मान लो ऑक्सीजन फिट हो गया, सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे फिर वो। तो तो क्या होगा बेटा, हाँ बेटा वो सब्स्टिट्यूट टाइप में बन जाएंगे, तो क्या होगा देखो, तो वो दोनों जो हैं
वो अलग अलग चेन की तरह पढ़े जाएंगे, दोनों अलग अलग चेन, क्योंकि वो चेन अब कंटिन्यू नहीं है, सिंगल चेन नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग चेन की तरह पढ़े जाएंगे। इनको आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। 1 2 3 के बाद में यहाँ आप मान लो 4 लगा दो, यहाँ 5 लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग चेन्स हैं, तो अलग अलग चेन्स की तरह ही इसको हम दिखाएंगे। तो वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ इस केस में वही हो रहा है। ये कार्बन था, बीच में ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन आ गया, मतलब चेन टूट गई, चेन कंटिन्यू नहीं है, तो इसको मीथेन पढ़ेंगे, इसको भी मीथेन से ही पढ़ेंगे। फिर नाम कैसे देंगे इसको? इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, वो होगा मेन कार्बन, मेन कार्बन वो होगा। और उसके साथ अगर कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, तो उसके साथ तो सबसे पहले तो H ही लगा हुआ है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चेन बना रहे थे हम, तो यहाँ तो H ही लगेगा, ठीक है। तो यानी इस कार्बन को मिथेन वर्ड मिलेगा, मिथेन O8, O8 इसके साथ लगेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड O है। यस गाइज, ये बात समझ में आई बेटा? इतनी इतनी क्लियर है ये यस सबको? सर। अब आगे जो दूसरा कार्बन है उसको फिर से मिथेन इथेन प्रोपेन की तरह पढ़ेंगे, तो ये एक ही कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथेन, लेकिन क्योंकि ये एज ए ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथेन नहीं है, तो देखो जब CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया और ये ग्रुप की तरह आ गया, तो ये मिथेन नहीं, मिथ वाई एल, मिथाइल ग्रुप। इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं कि एल्केन की चेन लगी हुई है, एज ए ग्रुप, ग्रुप की तरह जुड़ा हुआ है, ये मेन नहीं है। मेन होता तो इसका नाम मिथेन लिख देते हैं हम, मिथेनोएट, है ना। लेकिन ये ग्रुप की तरह है, तो जब मिथेन एल्केन की चेन ग्रुप की तरह लगती है, तो हम उसका नाम वाई एल लगा देते हैं। मिथ एन हटा के, सब कुछ हटा के वाई एल लगा दो बस। मिथ के साथ वाई एल, मिथाइल, इथ के साथ वाई एल, इथाइल। अब देखो इथाइल कौन सी चेन होगी? CH3 CH2, ये इथाइल चेन होगी, अगर एक वैलेंसी खाली है। इथ वाई एल। प्रोपाइल कौन सी होगी? CH3 CH2 CH2, ये होगी प्रोपाइल, प्रोप वाई एल, प्रोपाइल, मिथाइल, थाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन, इस तरह से इनके नाम होंगे। अब एक और चीज, इसको अकेला CH3 से नहीं दिखाते, कई बार ना ये लिखा होता है ऑक्सीजन के साथ, मान लो मैं ऐसे जोड़ दूं Me, दो लेटर उठा लो इंग्लिश के, दो लेटर, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना इसे। दो लेटर उठा लो तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये ET लग जाए, इथाइल, पहले दो लेटर ET, इथाइल ग्रुप, PR लग जाए, PR, तो यहां पर मैं PR लगा दूं, PR, ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप। यस गाइस, ये समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कार्बन की चेन दिखाए, हो सकता है कि वो कार्बन की चेन दिखाने के बजाय सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और सिर्फ दो वर्ड्स लगा दे, दो लेटर्स लगा दे, तब भी वो वही ग्रुप बनेगा। क्लियर है ये बात सबको? जब भी आगे आएगा मैं दोबारा से बता दूंगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि कार्बन की चेन जब एज ए ग्रुप लगती है तो उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और वाई एल उसके साथ लग जाता है। जैसे कि अब यहाँ एक कार्बन की चेन है और ये ग्रुप की तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि मेन चेन तो मेथेनोइड बन चुका है, तो इसका नाम होगा मिथाइल। यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस, सभी बच्चे सो गए क्या? इशिका, नो सर। यस सर। यस इशिका सो गई थी। मतलब मुझसे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रहिए, एक्टिव रहिए, साथ में लिखते रहिए बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए, तो इसे नोट भी करते रहिए साथ के साथ। तो देखिए भाई, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका नाम क्या लिखें? तो मिथाइल पहले आएगा और बाद में लास्ट नेम आएगा, मिथाइल मेथेन O8, O8 इसके पीछे लगता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे हैं? तो ये CHCOOR, आर की जगह CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नाम होगा मिथाइल मेथेनोएट। ओके। अब दूसरा, अगर एक और कार्बन लगाएं तो किस तरफ लगाएं? इस H की जगह पर एक कार्बन लगा दो। इस चेन को भी आगे बढ़ा सकते हो आप, डेफिनेटली इसे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से H2 लगा के CH3 लगा दिया, ये भी आगे बढ़ सकती है, ये चेन भी आगे बढ़ सकती है, दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है। बट मिनिमम अगर हम स्टार्ट करें तो पहले H इधर लगेगा और बाद में इस H को हटाकर एक कार्बन और लगा देंगे, तो दूसरा एस्टर ये होना चाहिए, कम से कम दूसरा एस्टर ये। तो इसका नाम क्या होगा भाई? तो जिस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड है उसके साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा तो वो मेन चेन का पार्ट होगा। ये दो कार्बन हो गए, इथेन O8, ये मेन चेन बन गया, इथेन O8। यस गाइस, क्लियर है ये बेटा सबको? एथेन O8, और फर्दर इस तरफ एक ही कार्बन है तो ये मिथाइल ही रहेगा, तो मिथाइल एथेनोएट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथाइल एथेनोएट। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? मिथाइल एथेनोएट, यस सर। ठीक है। तो अब
मैं आप लोगों को एक नाम दूं तो आप लिख के दिखाओगे, तब मुझे लगेगा कि क्लियर है। यस, कैन आई राइट ए नेम? यस सर। ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2, फिर लिख रहा हूँ O, फिर लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, फिर लिख रहा हूँ H। चलो H ही लगा दिया, बात ही खत्म। इसका नेम बताइए क्या होगा? एस्टर है, ये तो समझ में आ रहा होगा एस्टर है, बस मैंने उल्टा घुमा के लिखा। यस सर। उल्टा घुमा के लिखा, बाकी कुछ नहीं है, याद रख लेना। तो दोनों तरफ से आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको उल्टा घुमा के लिखा। C डबल बॉन्ड O उस तरफ लगा दिया इस तरफ की बजाय, तो इधर H लग सकता है, ऐसा नहीं कि इधर H नहीं लग सकता। मेन चेन कौन सी होगी? सर जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो। हाँ, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O वाली मेन चेन होगी, और दूसरी चेन कौन सी होगी? वो अल्काइल ग्रुप की तरह वर्क करेगी, तो वो 2 कार्बन की चेन अल्काइल ग्रुप की तरह वर्क करेगी। दिस इज द अल्काइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या है? सर इसे तो इथाइल बोलेंगे। इथाइल, यस। और ये क्या होगा? ये मिथ, एक ही कार्बन है इसमें, तो मिथ एन मेथनॉल। मेथनॉल। O8 मेथेनोइड। इथाइल मेथेनोइड विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। दैट्स इट। चलिए, तो ये अब आपको एस्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ग्रुप है एसाइल हैलाइड। तो एसाइल हैलाइड को याद करने से पहले अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिमाग पे स्ट्रेस लगाओ, फोकस लगाओ, मेरे बोलने से याद नहीं होगा, आप लोग भी दिमाग पे सोचिए। ये सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था। दूसरे नंबर पर क्या था? सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर क्या था? एस्टर। एस्टर्स, जो अभी अभी किया। ये फोर्थ नंबर चल रहा है। दैट्स इट, ये पीरियोडिक ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट होता है फोर्थ, जो है वो एसाइल ग्रुप है। एसाइल हैलाइड बोलते हैं उसे, या फिर उसे एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। क्या होता है वो एसिड हैलाइड? C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर हैलोजन लगा है, या क्लोरीन मान लो, जनरली हैलोजन क्लोरीन होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, तो एसिड क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। और इसका नाम पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? तो ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ऑयल हैलाइड पीछे लग जाएगा, तो एसिड क्लोराइड में। और यहाँ पर R या H हो सकता है, बिल्कुल H हो सकता है, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। R भी लगा सकते हैं, फिर कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो R या H यहाँ दोनों हो सकते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए अब इस कंपाउंड का नाम पढ़ते हैं। नाम क्या होना चाहिए इसका? तो सबसे पहला क्या होगा जिसमें H लग जाए? सबसे पहला कंपाउंड वही होगा भाई, तो हमने H लगा दिया। अब क्या होगा? एक कार्बन है तो मिथेन बनेगा, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, मैथेनॉइल क्लोराइड। यस गाइस, क्लियर है ये नाम, मैथेनॉइल क्लोराइड। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर 2 कार्बन लगा दें तो मतलब उस H की जगह पर एक कार्बन और लगा दें तो CH3COCl बन जाए, तो उसका नाम होगा एथेनॉइल क्लोराइड। दैट्स इट। क्लियर है भाई सबको? मैथेनॉइल, एथेनॉइल क्लोराइड। यस सर। ऐसे ऐसे आपको 1 to 10 सारे के सारे लिखने हैं, याद रख लेना। अब एक और बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कि यहाँ आपको लग रहा होगा बस यही चल रहा है, आसान सी चीज है, सारा खेल आसान है ना? ऐसा नहीं है। ये जब ऑयल क्लोराइड वाला ना, C डबल बॉन्ड OCl है ना, ये ग्रुप जब मेन ग्रुप ना हो, मेन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो, तो ये ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। प्रीफिक्स में फिर वो ऐसा यूज नहीं होगा कि ऑयल हैलाइड ही लगेगा, नहीं, उसका नाम भी बदल जाएगा, और वो नाम तो हम यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं इसको यस सर। पहला ग्रुप मानकर सबसे सिंपलेस्ट नेम बता रहा हूँ। इस चेन में भी इसकी नंबरिंग पहले नंबर पर ही मान रहा हूँ, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। तब इसका नाम ये होगा। आगे जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसके अंदर हम उसके नाम बदलेंगे, उनका प्रेफरेंस भी बदलेंगे। सेम ग्रुप्स के लिए एक एक नाम और है, एक एक नाम और है एडिशन में। वो कैसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं, चेन में होगा, रिंग में होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ वो भी आएगा, वो नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा। लेकिन फिलहाल इसको याद अगर नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे पहले कम से कम इतना तो बताओ, ये एसिड क्लोराइड है ना? फिर उसके बाद इसके पीछे ऑयल हैलाइड लगता है, ये दूसरे नंबर की बात है। और उसके बाद उसका नाम मेथेनॉइल क्लोराइड, ये तीसरे नंबर की बात है। एक ग्रुप के बारे में 3 बातें पता होंगी, तो फोर्थ बात मैं बताऊंगा कि अब अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो इसके पीछे क्या लगेगा, इससे पहले क्या लगेगा, या अब ये बाद में नहीं पहले लगेगा, और वो कैसे लगेगा, फिर उसका एग्जाम्पल क्या है, मैं वो एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्लियर है भैया? तो इसलिए कह रहा हूँ 10-10 एग्जाम्पल इनके सबके बनाने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ ग्रुप आ गया। फिफ्थ ग्रुप क्या आया?
एसिड एमाइड, तो फिफ्थ ग्रुप से पहले अगर मैं पूछूं तो क्या था, सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक, थर्ड एस्टर, एस्टर्स, फोर्थ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और फिफ्थ आ गया एसिड एमाइड, यानी सी डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन की जगह एमाइन लग गया, NH2, दैट इज एमाइन। ठीक है, तो ये फिफ्थ हो जाएगा, NH2 इसके साथ लगा हुआ है। R और H सेम रहेगा क्योंकि यहाँ CO लगा हुआ है, तो वो सेम ही चीज है। और सबसे पहला, और इसके पीछे लगता है एमाइड, एसिड एमाइड है, इसके पीछे लगेगा एमाइड, तो सबसे पहला क्या होगा जिसमें H लगेगा, सबसे पहला कंपाउंड, तो H लग गया, CONH2, तो ये हमारा नाम क्या बनेगा इसका, HCONH2 भी इसको लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर, और मिथेन एमाइड, दैट विल द फॉर्मूला, और E ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि A लगा हुआ है, याद रख लेना, दो वोवल एक साथ इकट्ठे नहीं आते हैं, तो E यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो मिथेन अमाइड विल द फर्स्ट नेम ऑफ द अमाइड एसिड अमाइड, एंड सेकंड नेम विल बी, H की जगह पर हम CH3 लगा देंगे, और इसी तरफ आगे कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बढ़ा लो, चॉइस इज योर्स। तो ये बन जाएगा इथेन अमाइड, मिथेन की जगह अब ये दो कार्बन की चेन है, इथेन अमाइड। यस गाइज, क्लियर है बेटा सबको, यस है ना, ये बिल्कुल सेम पीछे वाला ही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है नाइट्राइल, तो नाइट्राइल को पढ़ने से पहले हम पहले पांचों ग्रुप को फिर से नाम लेंगे। हाँ भाई, बताएगा कोई मुझे पहले पांचों ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, सल्फोनिक एसिड, यस, एस्टर, यस, एसिड हैलाइड, यस, एसिड अमाइड। एसिडामाइड, ठीक है, और सिक्स्थ वन इज नाइट्राइल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। बाकी के स्टूडेंट सबको ध्यान है बेटा या नहीं? यस सर। हाँ, तो बोलते रहिए बेटा, नींद मत लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद सो जाइएगा, आधा घंटे का लेक्चर रह गया बस, फिर उसके बाद आपको सोना है। ठीक है, मैं भी सोने वाला हूँ, मुझे आप लोगों का ये लेक्चर अपडेट भी करना पड़ता है, पता है, मैं इसको नोट्स को PDF में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद मैं उसको ड्राइव के अंदर अपलोड करता हूँ, ताकि आपके लिंक में वो नोट्स आ जाएं। मुझे तो 11-12 बज जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ और काम भी होता है, जो लेक्चर है उसका वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है, ताकि बैक एंड टीम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सके। तो मेरे को बैकएंड टीम को इस लेक्चर का लिंक देना होता है, और फर्दर वो बैकएंड टीम जो वो लेक्चर को यूट्यूब पे लिंक करती है, और फिर मैं यूट्यूब के लिंक 2 दिन बाद वो लोग करते हैं यूट्यूब पे लिंक, और फिर उस यूट्यूब के लिंक को उठा के वापस ड्राइव पे अपलोड करना होता है। तो मतलब मुझे आज 2 दिन पहले जो लेक्चर लिए थे उनका यूट्यूब का लिंक ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बैकएंड काम भी होता है हमारा, सोचिए। ठीक है, तो चलिए अब नाइट्राइल करते हैं भाई। सबसे पहले नाइट्राइल्स, RH लगा होता है, RH लगा सकते हैं या अकेला इससे काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, R और H लगा सकते हैं। H किस लिए? क्योंकि एक कार्बन है ऑलरेडी। ठीक है, दैट इज इट। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्या आएगा, R और H के अंदर हम सीधा H लगाएंगे, एच आएगा, है ना, H आ जाएगा, तो HCN, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, HCN और KCN। KCN जो होता है वो जहर होता है, तो मैं यहाँ आपको उसके बारे में बताता हूँ। के साथ बॉन्ड था मान लो कार्बन का, और कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पर हो गए, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं विद 1 लोन पेयर, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, के क्या करता है इसके अंदर, के अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूर हट जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉन मिलता किसको है, के का इलेक्ट्रॉन मिलता है कार्बन को, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के हो गए, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइनाइड के ऊपर, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखा सकता हूँ लोन पेयर की तरह, है ना, नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, तो ये लोन पेयर ही बन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं तो वो लोन पेयर ही माना जाता है, याद रख लेना, भले वो नेगेटिव चार्ज की वजह से कहीं से आया हो, लेकिन इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना एटम पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज है, और दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो लोन पेयर बन गया। 2-2 का पेयर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमेशा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह रहे हैं, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर, कार्बन के पास में भी एक लोन पेयर, बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है साइनाइड के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है बेटा, कि साइनाइड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ जो ऊपर मैंने दिखा रखा है। यस, क्लियर है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही याद करना है, ये आगे बहुत काम आएगा साइनाइड का स्ट्रक्चर, जब मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो यहाँ से अब आप साइनाइड का स्ट्रक्चर विद इलेक्ट्रॉनिक हिसाब किताब, इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, किस पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों है नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने यहाँ KCN के केस में बताया कि पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन साइनाइड ले गया, और साइनाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और साइनाइड में कार्बन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा है पोटेशियम वाला, नाइट्रोजन का अपना सारा कुछ पूरा है। तो इस तरह से आपको ये याद तो करना होता मैं है। साइनाइड को प्रोनाउंस स्पेल कर दूं, क्या बेटा, सॉरी? तो स्पेलिंग ऑफ साइनाइड, साइनाइड, CYNIDE, साइनाइड, ओके साइनाइड, ठीक है, CYNIDE,
साइनाइड। तो ये होता है साइनाइड, KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड, ये कॉमन नेम होता है। नाइट्राइल्स का कॉमन नेम साइनाइड होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, इनका कॉमन नेम भी होता है, याद रखना, बट हम उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। बहुत कम कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो याद होने चाहिए। जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको, जो कॉमन नेम होगा इंपॉर्टेंट होगा, इस सेशन में भी कुछ कॉमन नेम मैंने ऐड कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो आपको याद करने हैं। तो साइनाइड कॉमन नेम वैसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके ऊपर पहले ही इसको याद करने का बर्डन रहेगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसको आप साइनाइड की तरह भी याद करें। बट KCN को याद रखेंगे तो उसका नाम ही पोटेंशियल साइनाइड है, ठीक है। तो अब आपको अपने आप इसका साइनाइड नाम याद रहेगा, इसलिए मैंने KCN का एग्जाम्पल दिखा रखा है। बट हम इस साइनाइड को नहीं यहाँ लिखने वाले, इसको आइसोनाइड नाइट्राइल ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नाइट्राइल, तो देखो भाई H, तो ये आपको कहानी, अब यहाँ देखो, यहाँ कार्बन पे कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसी के पास होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब पढ़ते हैं इसे, क्या करें, ये HCN बन गया, HCN ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लोन पेयर दिखाइए ना दिखाइए आपकी मर्जी है, बट अगर आप लोन पेयर शो करते हैं, ये आदत बना लेते हैं कि लोन पेयर दिखाना ही दिखाना है, तो आपका मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है। वरना ज्यादातर बच्चों को तो ये प्रॉब्लम रहती है कि सर कभी आप दिखा देते हो लोन पेयर, कभी नहीं दिखाते, है ना। तो हमेशा होता है वो, हमेशा दिखाइए, अगर आप दिखा सकते हैं तो। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, ये लो यहाँ शो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं दिखाएंगे तब माइंड में रखना पड़ता है, वो मुश्किल हो जाता है। तो एक कार्बन है तो मीथेन बन गया ये, और नाइट्राइल, और इसमें ई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वोवल नहीं। वोवल नहीं है, ठीक है। तो अकेला एक ही वोवल है, तो मीथेन नाइट्राइल, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर H की जगह पर C लगा दे तो C लगाने पर क्या बन जाएगा, C के साथ CN लगा हुआ है, HCl3, इथेन नाइट्राइल, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है ये सबको, नाइट्राइल्स के नेम, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भाई आइसो नाइट्राइल। आइसो का मतलब सेम होता है, यहाँ पर भी नाइट्राइल सेम ही है, लेकिन घूम गया, पलट गया। पहले आर का कार्बन का, सॉरी, पहले आर या H का कार्बन के साथ था, लेकिन अभी क्या हो गया, आर का नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड हो गया, ये है प्रॉब्लम। और इसमें H नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अकेला R ही लगेगा। वाई, क्योंकि देखो ये जो N और C है, ये वाला C जो है, ये कभी भी, ये वाला C कभी भी आगे लंबी चेन नहीं बना सकता, यहाँ कार्बन नहीं जुड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ कार्बन नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता वो मैं अभी रीजन बताऊंगा, लेकिन इस तरफ कार्बन जुड़ता ही नहीं है। तो कार्बन सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ जुड़ सकता है। और अगर आप यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ सिर्फ जुड़ेगा तो यहाँ H लगा देते हैं, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि यहाँ एक भी कार्बन नहीं है। क्योंकि अगली बार आप ये 0 कार्बन को कैसे दिखाएंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर नेक्स्ट अगर यहाँ कार्बन लगाते हैं CH3, तो ये तो एक ग्रुप की तरह काम हो गया ना, मिथाइल ग्रुप बन गया। क्योंकि मेन कार्बन तो आप इसे मान रहे हो, ये मेन कार्बन नहीं है जिसके साथ कार्बन की चेन जुड़े, ये वो कार्बन नहीं है, तो फिर इधर ही जुड़ेगा, तो इधर आपको कम से कम एक कार्बन लगाना ही पड़ेगा, H नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आ गई, यस सर। है ना। तो इस तरह से, यानी आपको यहाँ H तो शो करना ही पड़ेगा और R तो शो करना ही पड़ेगा। अब इसकी बॉन्डिंग देखिए भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग है इसकी, इसको भी ध्यान रखना है। R, नाइट्रोजन के बॉन्ड बस पूरे कर दो, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तीसरा बॉन्ड R से बना लिया, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 4, 2 बना लिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े हैं खाली, लोन पे। लोन पेयर पड़ा है, लेकिन ये एक्चुअल में वैलेंसी खाली है कार्बन की 2, लोन पेयर की तरह काम करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो गया, बट वैलेंसी खाली है, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, ये आगे आएगा आपके स्टडी में, अभी नहीं है, आगे आएगा, बट यहाँ बताना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। भावना इज सेइंग सर ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करोगे, बेटा ये ऑर्गेनिक ही तो है, नेमिंग चल रही है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटा, सॉरी क्या नाम है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा है बेटा, नेमिंग। तो ये ऑर्गेनिक स्टार्टेड है, ऑलरेडी स्टार्टेड, डोंट वरी, ठीक है। GOC जो है, नेम के बाद GOC स्टार्ट कर देंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद में 2-3 दिन का काम रहेगा, GOC खत्म होने के बाद तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। नेमिंग बड़ी है, और GOC में 5-7 दिन लगेंगे, 5-7 लेक्चर, ठीक है, एक हफ्ते में। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, क्या बेटा, इसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे।
हाँ, फिर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से पहले जीओसी स्टार्ट करेंगे बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें ओके क्या सर। क्या क्या चीजें बताएंगे पता है? जैसे फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इस तरह के इफेक्ट्स, जो जितने भी इफेक्ट्स हैं, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इस तरह की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में ये कॉमन चीजें आने के बाद फिर हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे, वो तो 2-3 दिन में खत्म। हाइड्रोकार्बन तो 2-3 दिन का ही, हाइड्रोकार्बन में सारी चीजें आ जाती वो उसमें आती है हाइड्रोकार्बन में सारी चीजें, हैं। लेकिन हम इसको ना अलग करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ओके जीओसी सर। अलग, हाइड्रोकार्बन अलग। इसलिए हाइड्रोकार्बन जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि हम बेसिक पहले करवा चुके होंगे, है ना। तो बात एक ही है, कैसे भी करो, लेकिन हमने उसको डिस्टिंक्ट कर रखा है ताकि बच्चों को ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। तो देखो भी, अब मैं आप जो चीज बता रहा हूँ फ्री रेडिकल के बारे में, एक चीज बताता हूँ। मान लो कि CH3 और कार्बन का एक वैलेंसी खाली है, एक कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, इसका मतलब कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब ये इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है पता है भाई? जो उत्पाती इंसान होते हैं ना, उत्पात मचा के रखते हैं, क्लास में होते हैं कई बच्चे होते हैं फ्री रेडिकल, हम उसको हिंदी में, मैं जनरली ऐसे बच्चे जो शरारत करते थे, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बुजुर्ग टीचर थे, मैं जब 10th में पढ़ता था, ही वाज 75 ईयर ओल्ड, ठीक है, नेम था रोशन लाल सर, और बहुत रिस्पेक्टेड टीचर थे हमारे लिए। हम तो बहुत छोटे थे उनके मुकाबले, है ना, 75 ईयर कहाँ, 75 ईयर कहाँ, 15 साल के बच्चे। तो सोचो, उनको बहुत जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस था। इंग्लिश के टीचर थे वो, इंग्लिश और हिंदी दोनों से एमए थे, और इंग्लिश मतलब जबरदस्त वाली इंग्लिश आती थी उनको, ठीक है, मतलब डीप, जिसको होता है डीप नॉलेज। उनकी वजह से हम आज भी, मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें उनकी वजह से मुझे बेटर पता है इंग्लिश में, मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश के अंदर, ठीक है, स्पीकिंग एक अलग मैटर होता है, बोलना ना बोलना, हालांकि वो भी मुझे आती है बट नॉट द सो वेल, मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, बट मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ उसके लिए उन टीचर को रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ही इज नो मोर नाउ। वो अप्रोक्सीमेटली 95 से अबव होकर उनकी डेथ हो गई थी 10 एक साल बाद। तो सोचिए, वो उन्होंने मतलब, वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, तो वो ना जो बच्चे शरारती होते ना उसको बोलते थे, अरे पीपा, ये पीपा है भाई, बजता रहता है, समझ रहे हो। तो रेडिकल, हम, मैं उसको अब इंग्लिश में बोले तो रेडिकल बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे, तो उनको पीपा बोलते हैं। तो मैं भी उनकी वजह से मैंने वो वर्ड एडोप्ट कर लिया उनसे, और मैं भी ऐसे बच्चों को पीपा बोलता होता था। तो एक बार ऐसे ही क्लास में मैंने एक लड़के को पीपा बोल दिया, तो पूरी क्लास में उसका नाम बच्चों ने पीपा रख दिया, कि ये बजता है, ये पीपा है, क्योंकि मंजीत सर ने बोला ये पीपा है। सारे बच्चे उसको पीपा बोलते थे, मैंने तो 1-2 बार उसको बोला। उसके बाद एक दिन वो आया मेरे पास, कहता सर मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोल। कहता सर मेरे को सारे पीपा कहते हैं। मैं कहा कहते होंगे, तू बजता रहता है, सारा दिन बोलता है। तो फिर वो कहता कहता नहीं सर वो बात नहीं है, इन्होंने मेरा नाम ही पीपा रख दिया। तो तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि बच्चों ने इसका नाम ही पीपा रख दिया। और उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि भाई चल कोई बात नहीं, मैं क्लास में बात करूंगा। अब क्लास में क्या बात करूं, मैंने कहा भाई इसको पीपे को पीपा मत बोलो। तो सब बच्चे हंसने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हुआ, फिर मैंने बच्चों को समझाया कि देखो गलत नाम नहीं रखने चाहिए। फिर मैंने बच्चों को पीपा बोलना छोड़ दिया था, समझ गए। बट वो हमारे बुजुर्ग टीचर बोलते थे, तो आई नो दिस कि अभी भी अगर क्लास में एक ही बार मैंने एक बच्चे का नाम रखा था पीपा, और उसके बाद से सबका नाम, मतलब वो इतना पक गया कि +2 के बाद में भी बच्चे आज भी उसको पीपे नाम से पीपा ही बोलते हैं, सोचो, घर तक। तो इसलिए मैं किसी बच्चे का गलत नाम नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था ऐसे ही, उसका भी मैंने ऐसा ही एक नाम रखा था, तो वो भी इतना फेमस हो गया था कि सारी दुनिया उसको उसी नाम से जानती थी। तो भाई अच्छी बात नहीं है वैसे ये, लेकिन रेडिकल को आप मान सकते हैं कि वो पीपा होता है, जो क्लास में शरारती बच्चे होते हैं पीपे की तरह बजते रहते हैं, दैट इज रेडिकल। ये भी रेडिकल है, कैसे? CH3 एक वैलेंसी खाली है, हाईली दूसरों के साथ रिएक्शन करता है, सबको छेड़ता रहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, डोनेट नहीं करेगा वो। डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का फायदा क्या? एक तो बेचारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन घट गए पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हाँ, हो जाएगा। ये अभी भी अनस्टेबल है बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो नेगेटिव हो जाएगा, डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाएगा। बट एक फायदा हो जाएगा, क्या? इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसके 8 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पूरे, है ना। तो यानी कि कम से कम नेगेटिव चार्ज बन जाए बट 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो होता है फ्री रेडिकल जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। ये बात समझ में आ गई सबको?
यस सर। सेम एज इट इज, अगर कार्बन की वैलेंसी 2 कम हो तो CH2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे जो जिनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हो बेटा? तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन चाहता है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? Yes. तो ये भी इलेक्ट्रॉन चाहता है, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल से भी थोड़ा सा ज्यादा चाहेगा, और इसको हम बोलते हैं, इसे फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे, ये रेडिकल का भी कुछ ना कुछ लगता है, इसको कार्बीन बोलते हैं, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन। ठीक है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे, डोंट वरी, इसके बारे में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं सिर्फ उस साइनाइड, आइसोसाइनाइड को समझाने के लिए इस टॉपिक को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही करवाऊंगा, आगे इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों ये ऐसा करता है, वो सब बातें बाद में। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एंड कार्बीन, तो कार्बीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, दैट इज द लाइन आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। मैं सिर्फ ये चीज चाहता था कि आपको वो कार्बीन का पता लगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी कार्बीन बन रहा है, देखो 2 वैलेंसी खाली है कि नहीं Yes, कार्बन sir. की, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे करेगा? ये नाइट्रोजन से छीनेगा। लो जी, तो क्या होगा, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, कार्बन पे आ गया नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है, बट कम से कम बेचारे का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, और इस तरह से ये बन गया आइसोनाइट्राइल। और ऐसे ही अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी देर बाद ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, फिर से ये कार्बन ले लेता है, फिर से छीन लेते हैं, ये आपस में इसी बॉन्ड में उलझे रहते हैं, और दैट इज वाई ये क्या करते हैं, ये किसी और को जुड़ने नहीं देते, जोड़ने नहीं देते, तो इस तरफ वाले कार्बन के साथ ना H जुड़ेगा ना कार्बन जुड़ेगा, सिर्फ नाइट्रोजन से ही कार्बन की चेन जुड़ सकती है। क्लियर है भाई? तो इसलिए उस तरफ H नहीं लगा सकते, कार्बन की चेन जहां जुड़ेगी वहां कम से कम एक कार्बन पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो फिर एक कार्बन आपको जोड़ना ही पड़ेगा, वरना H नहीं लगा सकते। यस बेटा, क्लियर है ये? क्या ये मॉलिक्यूल बनता है या फिर अनस्टेबल ऐसे? अनस्टेबल होता है बेटा, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल है। हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट समझते हो, मतलब इसको अलग किया जा सकता है, एक डब्बे में भर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ इस डब्बे में सारे आइसोनाइट्राइल है, सारे। ठीक है, तो इसलिए ये इसका नाम होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, अगर इसको किसी चीज के साथ मिला दोगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, तो ये रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, बट आइसोलेट किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इनका नाम रखते हैं। अगर आइसोलेट नहीं हो सकता कोई चीज तो उसका IUPAC नेम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आइसोलेटेड है ये। तो अब देखते हैं बेटा, अब इसी को तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से रेजोनेंस में चलते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब आपको अच्छे से जरूर आना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये वापस ऐसे भी चला जाता है, बट मैं उसको वापस नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये आ गया आपका आइसोनाइट्राइल, इसे आइसोनाइट्राइल से रिप्रेजेंट करते हैं, और R यहाँ कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, इस कार्बन को मिथेन नाम देंगे, इस ग्रुप को नाम देंगे आइसोनाइट्राइल, तो इसका नाम होगा मिथेन आइसोनाइट्राइल, दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे भाई 8वें नंबर पर आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की नेम से पहले हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे, सबसे पहले क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद में क्या था, सर नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद एस्टर, एसिड एस्टर के बाद क्या था, फोर्थ पॉइंट, हैलाइड। एसिड हैलाइड, फिर एसिड एसिड हैलाइड के बाद एसिड अमाइड आ गया, फोर्थ के बाद 5वां पॉइंट, फिर 6ठे नंबर पर क्या था, नाइट्राइल, नाइट्राइल, और 7वें पर आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एंड 8वें पर अब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यस गाइस, बाकी के भी सुन रहे हैं क्या? इशिका, पीयूष, श्रेया, भावना, Yes. क्रिश, सभी बेटा जाग रहे यस हो? सर। जाग रहे हो ना? हाँ, हमारे जागते रहिए। Yes, sir. जागते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इनके 10-10 एग्जाम्पल लिख के देखने, बार बार नाम पूछ रहा हूँ, और साथ में इनका सब कुछ जो भी कंडेंस्ड फॉर्मूला और ये सब और नेम आपको लिख के देखने, ताकि आपको कम से कम इतने नाम आए, तो मैं आगे आपको करवा सकूं कुछ, वरना आगे कुछ नहीं होगा। याद रख लेना, जो करवाऊंगा सब ऊपर से टपेगा, ये सबसे आसान वाला पार्ट है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे नेमिंग के अंदर, और फिर आपको बढ़िया वाली नेमिंग करवाऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हो ये भी याद नहीं करोगे तो मैं वो बढ़िया वाली नेमिंग तक नहीं पहुंचूंगा। सर बेंजीन के स्ट्रक्चर के भी डिफरेंट डिफरेंट, बेंजीन के क्या बेटा? बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के भी अलग अलग नाम हैं। हाँ वो भी है, वो भी करवाऊंगा बेटा, वो भी करवाएंगे, लेकिन अगर आप ये करोगे वो आसान है, कंपैरेटिवली वो बहुत आसान है, ये ग्रुप बहुत सारे हैं ना, वो तो बिल्कुल आसान आसान से छोटे छोटे से 5-7 नाम है, जो बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के नाम कॉमनली याद हो तो समझ लो पूरी बेंजीन वाले सारे नाम आ गए।
इतना आसान काम है, मैक्सिमम 5-7 है, ठीक है। लेकिन ये तो ग्रुप है बहुत सारे, 14 तो आज करवा दूंगा, 5-7 और हैं ये, तो मतलब 18-20 ग्रुप हैं टोटल, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी के 5-7 ग्रुप और आएंगे +2 में, बट वो यहाँ नहीं आएंगे, +2 में आएंगे, तो उनके नेमिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 18 ग्रुप के नाम याद रखना, और इनका रिवर्स जब ये प्रीफिक्स की तरह लगते हैं वो याद रखना, तो वो 36 से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और फिर इनको लंबी चेन में ढूंढना और ये सब करना वो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। चलो कोई बात नहीं हो, तो ठीक है। तो एल्डिहाइड देखते हैं अभी, एल्डिहाइड आपने 10th लेवल पर किया होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें इस तरफ H लगा सकते हैं आप, R भी लगा सकते हैं कार्बन की चेन, ये इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें H को हटाकर R इधर मत लगा देना, एक तरफ लगा सकते हो, इधर लगाओ या इधर लगाओ, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है CHO, इसे COH क्यों नहीं लिख सकते भाई, ये लिखना ज्यादा आसान था, CHO क्यों लिखते हैं, तो क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन। वो ऑक्सीजन के साथ है बेटा, डबल बॉन्ड O है, देखो ये रहा डबल बॉन्ड हाँ O। सर, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ है। हाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, तो फिर क्या हुआ, अगर COH लिखते हैं तो इसके साथ डबल बॉन्ड है और उसके बाद में H जुड़ सकता है, वो तो इन डिफॉल्ट में यहाँ भी तो समझना पड़ रहा है कि कार्बन के साथ इसकी डबल बॉन्डिंग है, ये भी तो समझना पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और है रीजन, ध्यान से देखो पता लग जाएगा आपके सामने। COH मतलब एल्कोहल, यस और नॉट, यस सर। एल्कोहल रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप इस COH से अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और COH से ही एल्डिहाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन सा अल्कोहल है कौन सा एल्डिहाइड है, आपने अपने मन में सोच रखा है क्या कि ये वाला अल्कोहल है ये वाला एल्डिहाइड है, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यस इसे सर। डिस्टिंक्ट नेम देना था, तो इसलिए हमने इसको CHO रख दिया, CHO लिखा होगा तो मतलब पक्के तौर पर एल्डिहाइड है, COH लिखा होगा तो पक्के तौर पर अल्कोहल है, दैट्स वाई हम इसको CHO ही बोलते हैं, COH नहीं पढ़ते, ठीक है। ये याद रखना, कई बार बच्चों के माइंड में आता है सर इसको COH नाम क्यों नहीं मिला, तो इसका रीजन है ये। तो देखिए इसके पीछे लगता है AL आल, ठीक है, और एल्डिहाइड के पीछे, और इसको हम RHCHO लिखते हैं। फर्दर देखिए फर्स्ट क्या होगा, H लगा दें यहाँ पे और C डबल बॉन्ड OH, CHO तो ये बन गया CHO और H पीछे लगा हुआ, H यहाँ लगाया CHO यहाँ लगाया, ठीक है। और इस तरह से इसका नेम बन गया मिथेन और आल, मैथेनॉल। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको, मैथेनॉल। यस और नेक्स्ट देखिए इस H की जगह अगर CH3 लगा दें तो नेक्स्ट क्या होगा, एथेनॉल, सर। दैट्स इट, दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड्स, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। ये एल्डिहाइड खत्म हो गया भाई, नेक्स्ट आता है कीटोन। अब मुझे कीटोन से पहले सीक्वेंस बताइए, सीक्वेंस याद है किसी को, कोई और स्टूडेंट, वैशाली की बजाय कोई और स्टूडेंट, वैशाली को याद है सारा सीक्वेंस, आई नो दिस वेरी वेल, बाकी कोई है जो बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता, हमारे साथ रिपीट भी नहीं करना चाहते कोई, है ना। चलो वैशाली बेटा आप ही बताइए, क्या फर्स्ट नंबर पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, यस एस्टर, यस एसिड हैलाइड, यस एसिड अमाइड, यस, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, देन कीटोन्स। देन कीटोन, यस दैट इज द 9th वन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्दर देखिए अब कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क है, एक और चीज मैं बताना भूल गया, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड वाला, लास्ट वाला। क्यों, क्योंकि अगर इधर R लगा दोगे तो ये एल्डिहाइड ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो कीटोन, कीटोन अब उसका उल्टा हो जाता है, कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कीटोन का C डबल बॉन्ड O वाला इसके साथ कम से कम एक कार्बन लगेगा, टर्मिनल कीटोन का मतलब होगा कि इस तरफ CH3 है और दूसरी तरफ कार्बन की चेन बड़ी है, तो कम से कम एक एक CH3 दोनों तरफ लगता है इसके अंदर, RC डबल बॉन्ड OR, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक तरफ भी H लगा दिया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो दोनों तरफ R होना बहुत जरूरी है, और इसको हम लिखते हैं ONE, ONE, ओन, वन नहीं बोलते, इसे ओन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कीटोन बनाएंगे तो कम से कम दोनों तरफ एक एक CH3 लगाना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट कीटोन, और यहाँ आपका एग्जाम्पल बनेगा CH3COCH3, ठीक है। अब देखिए प्रोपेनोन, फर्स्ट कीटोन दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोन, मिथित प्रोप, 3 कार्बन की चेन है, कंटिन्यू है, ये बीच में ओल दिखाई दे रहा है ना, ये O कंटिन्यू नहीं, ये इसको तोड़ नहीं रहा है, कहीं आप इसको सोचो तोड़ रहा है, देखो ये कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तो ये कंटिन्यू कार्बन है, O तो डबल बॉन्ड O उसके साथ जुड़ा है, तो कंटिन्यू है, 3 कार्बन, प्रोपेन, ऑन लग गया पीछे, E हट जाएगा, E विल बी ड्रॉप्ड बिकॉज 2 वोवल एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, और इसका एक कॉमन नेम भी है, क्या है, एसीटोन,
एसीटोन का मतलब क्या होता है भाई? वेयर इट इज यूज्ड, मैंने शायद डेफिनेटली आप लोगों को बता रखा है। एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, याद है किसी को? तो थिनर भी use होता हाँ, थिनर की तरह यूज होता है बेटा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत कॉमन यूज है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने बताया भी होगा शायद प्रीवियस क्लासेस में, किसी ने ध्यान दिया? इशिका, पीयूष, श्रेया, भावना, कृष, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? या सब सो रहे हैं? जाग जाओ। नहीं याद है? एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, याद आया? है। जैसे हम थिनर बोलते हैं। अच्छा, थिनर बोल दो। नेल पॉलिश रिमूवर होता है बेटा, ये नेल पॉलिश को रिमूव करने का काम ओके। करता है। ठीक है, जनरली हमारी सिस्टर्स, मदर्स सब जानती हैं इसके बारे में, है ना, गर्ल्स को स्पेशली पता होता है। तो सिस्टर्स, मदर्स जो एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं, वो एसीटोन को ही यूज किया जाता है। एक फ्लूड होता है आपका, फ्लूड, जिसको व्हाइटनर भी बोलते हैं, वो पेपर के ऊपर लिख देते हैं, वो व्हाइट व्हाइट आ जाता है, यस, और वो है ना, करेक्शन पेज। कोरेक्शन पेन, यस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कोरेक्शन पेन। तो वो जो कोरेक्शन पेन है, उसके अंदर भी थिनर एसीटोन ही होता है। जब हम उसको ऐसे बार बार हिलाते हैं ना, उसमें एक लोहे का एक गोली सी होती है, उसको हिलाने पर क्या बॉल होता है कि वो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड होता है, वो थिनर के साथ, एसीटोन के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर वो आसानी से हमारे पेन की, कोरेक्शन पेन की निब में से बाहर निकल आता है। जैसे ही ये वो बाहर नीचे आता है, वो हवा में उड़ जाता है। क्या? एसीटोन हवा में उड़ जाता है, और वो फ्लेमेबल होता है। एसीटोन, आग लग जाती है उसमें, याद रख लेना, यस, पेट्रोल जैसी, पेट्रोल की तरह आग लगती है, बहुत जबरदस्त वाली। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, वो फ्लेमेबल होता है, तो उसके उसकी स्मेल वेपर्स, भी वैसी होती है, ओडो। हाँ स्मेल भी उसकी, कुछ लोग ना उसकी स्मेल से नशा भी करते हैं, ये भी बता देता हूँ उनको ना नशा हो जाता है उससे, थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहते हैं। लेकिन जो फ्लूइड में डलता है, या जो नेल पॉलिश रिमूवर वाला एसीटोन होता है, वो स्मेल उसकी नहीं लेनी चाहिए। उसमें बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक, कैंसर फैलाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो उसको स्मेल नहीं लेना चाहिए, लंग्स कैंसर हो जाएगा अगर ज्यादा उसको रोज ही स्मेल ले रहे हो तो। नॉर्मली वो आ रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ बच्चे स्पेशली बार बार उस थिनर को ऐसे स्मेल लेते हैं, अपने मुंह से उसको यूं हिलाते रहते हैं, उसको खोल के, ढक्कन को खोल के ऐसे यूं स्मेल करते हैं उसको बार बार, वो खतरनाक है। वो बैन लंग्स है कैंसर, अब तो वो। वो लंग्स कैंसर भी फैला सकता है। ठीक है, तो एसीटोन होता है फर्स्ट कीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर जनरली यूज होता है, उसका ये फॉर्मूला है, ये अब आपके सामने है। कम से कम अब याद रखिएगा, नेल पॉलिश रिमूवर बहुत से बच्चे यूज भी करते हैं, गर्ल्स स्पेशली, है ना। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहा, तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो भाई। फिर मेरे ऊपर शर्म आएगी कि देखो मैंने क्या पढ़ा है, कि बच्चों को ये तक नहीं पता, जो डेली यूज कर रहे हैं उसका केमिकल नेम भी नहीं पता, है ना। तो ये एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, ये कॉमन नेम है इसका। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर इसी के अंदर 3 कार्बन कर दे तो प्रोब्यूट, 4 कार्बन हो जाएंगे, 3 नहीं सॉरी, चारों कार्बन सीरीज में है ना, ये लाइन में एक साथ। तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। Sir. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर आता है अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है भाई? अल्कोहल सबको पता, वाइन होती है पीने वाली, लेकिन सभी अल्कोहल वाइन नहीं होते हैं। ROH जो है वो अल्कोहल का ग्रुप है, और यहाँ HOH अल्कोहल का ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों, बताएगा कोई? ये पानी बन जाएगा, कार्बन तो है ही नहीं इसमें, इसमें कार्बन नहीं आ रहा। है ना। और कार्बन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन की चेन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो, और यहाँ कार्बन ही नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए H नहीं हो सकता। वो तो ओल लगेगा इसके पीछे, ओल, अल्कोहल। ठीक है, और ये फर्स्ट अल्कोहल कौन सा बनेगा? CH3OH, मैथेनॉल, मीथेन के साथ ओल लगेगा। एल्डिहाइड था जिसमें Al लग रहा है, Al, Al स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, और ओल स्टैंड फॉर अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर ओल लगा है अल्कोहल के लिए। अब देखिए नीचे एग्जांपल, अगर एक और कार्बन बढ़ा दे तो CH3CH2OH, C2H5OH, ऐसा भी लिख सकते हैं। OH को अलग दिखाना ही इथेनॉल। पड़ेगा, एथेनॉल। और ये होता है ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब जो पी जा सकती है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब देखो, वैसे तो कहने के लिए ये शराब, जो सैनिटाइजर में होते हैं वो कौन से होते हैं? सैनिटाइजर के अंदर भी एथेनॉल होता है बेटा, सेम यही चीज है। ठीक है, लेकिन 70% अल्कोहल होता है उसके अंदर, एथेनॉल ही होता है। एथेनॉल से हाथ धोए जा सकते हैं जनरली। अगर आप केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं, बता देता हूँ, मैं केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत से बच्चों को करवाया है, खुद भी काम कर रहा हूँ। तो देखिए, केमिस्ट्री लैब में जब हम काम करते हैं, तो वहां पर कुछ भी चीज साफ करने के लिए एथेनॉल का यूज करते हैं। एथेनॉल का 100% एथेनॉल का यूज करते हैं। कोई आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, ठीक है, कोई और सॉलिड चीज बनाई, किसी भी चीज की प्रेपरेशन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको एथेनॉल से उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। पहले इससे धो, तो उससे उसको धो। क्रिस्टल्स बनाते हैं लाइक।
हाँ क्रिस्टल, लाइक Explosive. हाँ जिस भी चीज के क्रिस्टल, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर प्रेपरेशन करोगे तो वो क्रिस्टल ही बनेंगे, लास्ट में सॉलिड चीज बनेगी। तो वो जो सॉलिड बनाते हैं आप, तो उसके अंदर वो ये एथेनॉल ही होता है, ठीक है। यानी सॉरी, उसको एथेनॉल से साफ किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में तो एथेनॉल पानी की तरह यूज होता है। मैं जनरली बोलता होता हूँ कि हम शराब से हाथ धोते हैं, कोई चीज लग जाए तो हम अपने हाथ भी सैनिटाइज करते हैं शराब से, 100% शराब से। और उससे क्या होगा, वाइट हो जाते हैं हाथ, क्योंकि वो ड्राईनेस ये पानी को खींच लेता है, तो हाथ ड्राई हो जाते हैं, वाइट होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप हाथ लेकिन साफ करने पड़ते हैं जनरली केमिकल से। अच्छी चीज है ये, बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छे से साफ करता है, जैसे पेट्रोल से साफ करते हैं वैसे इससे साफ होता है। ठीक है, दैट इज एथेनॉल। बट कुछ लोग जो पीने के लिए इसे यूज किया था, जनरली इसको बहुत से लोग पीने के लिए यूज करते हैं ना, वाइन को पीते हैं, उनमें परसेंटेज बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी वाइन में होती है पता है? जो मिलिट्री को मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, रम। रम 56% उसके अंदर शराब होती है, 56% एथेनॉल होता है, और बाकी का वो जिस चीज से बनाई जाती है ना, उस चीज का बाकी का कचरा होता है उसमें। उसकी वजह से उसमें स्मेल भी हो सकती है, कुछ और पंगे भी हो सकते हैं। Grapes or sugarcane. ठीक है, हाँ बहुत सारी चीजें उसके अंदर बाकी की उस वजह से हो सकती हैं। लेकिन 56 से ज्यादा वो वाइन नहीं होती है, यानी कि उतना परसेंट से ज्यादा वाइन को नहीं पी सकते, और उसमें भी पानी मिला के पिया जाता है। और ये थी तो दवाई, एज ए मेडिसिन इसको यूज किया जाता था। बट जब एक्सेस में यूज करते हैं तो क्या होता है पता है? हार्ट का बीपी बढ़ जाता है, किडनियों को तो ज्यादा काम करना पड़ता है, diabetes लिवर को तो भी ज्यादा बहुत। बीट को भी क्या कह रहे हो बेटा, आपकी आवाज साफ नहीं लाइक आ रही है। शरीर में गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए heat के लिए। हाँ गर्मी प्रोड्यूस करता है। तो देखो हार्ट का बीपी बढ़ जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लिवर को सबसे पहले काम करना पड़ता है, लिवर इसको एथेनॉल को एथेनॉल में, एल्डिहाइड में बदलता है। फिर एल्डिहाइड भी हमारे लिए पॉइजनस होता है, तो ये भी पॉइजनस होता है, तो इसलिए लिवर उसको क्या करेगा, लिवर फिर उसको उसमें बदलेगा, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एथेनोइक एसिड बनाता है ये एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, लिवर। और उसके लिए लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके लिए दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बार बार सर्कुलेट करके ब्लड को, उसको लिवर को पहुंचाना पड़ता है, ब्लड को बहुत सारा ब्लड उसको चाहिए होता है। और इस वजह से दिल ज्यादा जोर से धड़कता है, गर्मी पैदा होती है शरीर में। किडनियों को, दिल ज्यादा जोर से धड़केगा, किडनी पर प्रेशर पड़ेगा, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ब्रेन की बहुत पतली नसें होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर भी खून ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सारे रीजंस की वजह से, और ब्रेन में एथेनॉल भी पहुंच जाता है, तो एथेनॉल ब्रेन की कुछ सेल्स के साथ, नर्व सेल्स के साथ रिएक्शन करके हमारे विजुअलाइजेशन और हमारे बात करने के जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देता है। हमारी जुबान ततलाने लगती है, दिखना धुंधला शुरू हो जाता है या फिर कम दिखता है, हम लड़खड़ाने लग जाते हैं, कानों का बैलेंस खत्म हो जाता है। उसके अलावा किडनियों पर बुरा असर पड़ता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। लिवर पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लिवर तो बहुत ज्यादा काम करता है। हार्ट बीपी, क्योंकि लिवर को सप्लाई ब्लड हार्ट करता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, धीरे धीरे हार्ट की डिजीज होना शुरू हो जाती है। हमेशा बीपी रहेगा तो किडनी की डिजीज, हार्ट की डिजीज, लिवर खराब। उसके अलावा सोचो और क्या क्या खराब होता है इससे, ब्रेन के अंदर या हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। इतने लेवल पर ये खराब काम करता है हर रोज रेगुलर यूज करने से। ये एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है हर रोज। कितना, एक छोटा सा पैक, मतलब 2 ढक्कन दवाई की तरह। किसको दिया जा सकता है, ये किसको दिया जाना चाहिए? जिस बच्चे को ठंड ज्यादा लगती हो, ठंड मतलब जिसको नेमोनिया हो गया हो, आप उसको एज ए मेडिसिन इसको दिया जाता है। खांसी हो उसको एज ए मेडिसिन, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयां आती हैं टोरेक्स वगैरह की, जिसके अंदर एथेनॉल ही होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर किसे दिया जा सकता है एज ए मेडिसिन? किसी बुजुर्ग इंसान को दिया जा सकता है सर्दियों में। सर्दियों में तो बीपी मिलिट्री वालों लो को हो दिया जाता है। जाता है जो कश्मीर साइड की बॉर्डर से। जो हाँ जो ठंड में होते हैं उनको हल्का हल्का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, देखो ठंड की वजह से, विंटर में ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, और इंसान ठंड की वजह से लास्ट में हार्ट बंद हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर वाइन ले ली जाए तो हार्ट नॉर्मल गति से चलेगा, और उनका शरीर गर्म रहेगा नॉर्मल। जब वो कम हो जाता है हर्ट, तब आप दवाई लेंगे तो नॉर्मल चलेगा। आपका ऑलरेडी नॉर्मल है तो वो ज्यादा चलेगा, ज्यादा चलेगा तो सत्यानाश। और लेना भी कितना चाहिए कि नशा ना हो, एक पैग, इतना सा बस, इतना सा दवाई। लेकिन हम लोग इसको एक्सेस में यूज करते हैं, और इसका सत्यानाश, इसके साइड इफेक्ट हम लोग बाद में भुगतते हैं। हार्ट की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, और उसके अलावा हाई बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल, ये सारी बीमारियां ये देता है। और इसी का एक दूसरा भाई भी है, स्मोकिंग।
जिसको हम बोलते हैं ना, ये टशन टशन दिखाते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे, बड़े यंगस्टर्स, वो टशन दिखाते हैं कि हम स्मोक पी रहे हैं। वो शुरू में तो दिखाते हैं और बाद में उसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। वाइन भी ऐसा ही है ना। और इससे भी बड़े नशे हैं बेटा, जैसे स्मैक है, हेरोइन, गांजा, स्मैक। वो तो आप 2 दिन कर लो, तीसरे दिन आप सब कुछ बेच दोगे अपने घर का, लेकिन आपको नशा चाहिए। उनको ना अपनी सिस्टर चाहिए, ना मदर चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ स्मैक चाहिए। उनके लिए और दुनिया खत्म हो जाती है। इतना खतरनाक लेवल का नशा होता है स्मैक। सोच के देखो, सब कुछ बेच सकते हैं वो, उन्हें किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। उनके लिए बस वही, हमेशा बस बेहोश रहे वो। होश तो होता नहीं उनको, हमेशा बेहोश रहना चाहते हैं। अगर होश में आ गए, एंजाइटिक हो जाता है उनका शरीर, दीवार में टक्कर मारने को तैयार हो जाते हैं। इतना जबरदस्त लेवल का नशा होता है वो। और आदी हो जाते हो आप उसके। अगर 2 दिन ले लिया तो तीसरे दिन लिए बिना रह ही नहीं सकते। दीवारों में टक्कर मारोगे, लड़ पड़ोगे लोगों से, कत्ल करने के लिए तैयार हो जाओगे। जानते हैं ये स्मैक वाले लोग जो स्मैक बेचते हैं लोग, वो खुद नहीं पीते हैं ऐसा, लेकिन कुछ गरीब बच्चों को भी वो स्मैक फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री में देते हैं। उनको पता है ये पैसे तो दे नहीं सकता, लेकिन उनको ये पता है कि कल को कोई पुलिस के साथ पंगा हो जाए, कोई मंत्री हो ऐसा जो स्मैक को रोकने की कोशिश करे एंटी करप्शन के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, उन बंदों को अपनी तरफ से बंदूक दे देते हैं, ये ले गन, तेरे को अगर आज की डोज चाहिए ना, तो उस आदमी को मार के आ। अब उसको पता है उसको तो हर कीमत पर डोज चाहिए, वो किसी को भी मार सकता है। वो गन लेता है, जाके उसको मार आता है। अब बाद में वो पकड़ा भी गया, उन स्मैक वाले बेचने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। वो गरीब आदमी पकड़ा जाता है, उसको अंदर डाल देते हैं। बाद में डॉक्टर को समझ में आता है ये तो आदी हो चुका है, उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर सजा देते हैं। फिर वो कहता है मैंने स्मैक के लिए सब कुछ किया। उसकी जिंदगी खत्म, लेकिन अगले बच जाते हैं। ऐसा पंजाब में कई बार हुआ है। पंजाब स्टेट के अंदर बहुत लोड्स ऑफ yes, अमाउंट में स्मैक, लॉट्स ऑफ अमाउंट, बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे गए हैं, पुलिस वाले मारे गए हैं, मंत्री मारे गए हैं, सिर्फ स्मैक के चक्कर में। और मारने वाला कौन होता है? गरीब आदमी होता है कोई। तो ये भी होता है, सोचो पूरा बड़ा गैंग होता है इनका, सिर्फ पैसे बचाते हैं ये लोग उससे, है ना। खतरनाक लेवल का काम है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, अल्कोहल से तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एथेनॉल बैड इफेक्ट्स होते हैं, डोंट डू दैट। आगे आता है थायोल। अब थायोल देखो क्या होता है, बिल्कुल एथेनॉल जैसा ही है, ओ OH की जगह पर SH लग गया बस, और कुछ नहीं है। सेम टू सेम है थायोल। तो इसके पीछे आता है थायोल, तो मिथेन थायोल, कार्बन की जगह मिथेन लगेगा, मिथेन थायोल, दैट इज ऑल, ठीक है। और अगर 2 कार्बन की चेन हो तो इथेन थायोल। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसे अल्कोहल 2 कार्बन की चेन वाला एथेनॉल था, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका एक कॉमन नेम होता है इथाइल मरकैप्टन। क्या काम करता है ये यूज होता है LPG गैस में, मिक्स करते हैं इसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में इसको मिक्स किया जाता है इथाइल मरकैप्टन को। और आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो स्मेल आती है ना, अगर वो लीक हो जाए, वो स्मेल यही है, वो यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से स्मेल आती है। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? yes, sir. इसको जनरल नॉलेज की तरह भी याद रखिएगा कि इथाइल मरकैप्टन एक चीज होती है जिसका नाम इथेन थायोल है, वही अल्कोहल ही होता है, ये समझ लो, बस SH वाला अल्कोहल है ना। और उसको LPG में मिलाया जाता है ताकि LPG अगर लीक हो जाए तो हमें स्मेल आ जाए, वरना LPG की खुद की स्मेल नहीं होती है, तो वो लीक हो रही है आपको पता ही नहीं लगेगा। और जैसे ही आपने कोई स्पार्क प्लग जैसा कुछ, मतलब अगर बटन भी दबा दिया, कई बार बटन में भी स्पार्क प्लग होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी वालों में, उससे भी ब्लास्ट हो जाएगा। इतना जबरदस्त वाला काम है, तो इसलिए इसको मिलाया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसको जनरल नॉलेज की तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एमाइंस। तो 12 नंबर पर एमाइन है। एमाइन क्या होते हैं? तो एमाइन भी एक इंटरेस्टिंग सा चीज है भाई। एमाइन के अंदर देखो क्या है, अगर R के साथ NH2 लगा है, 1 डिग्री एमाइन होता है वो। और अगर एक और H हटाकर, R NH2 का एक और H हटा दिया हमने, 2 R लगा दिए, RR NH, 2 डिग्री अमाइन। और अगर 3 R लगा दिए, तीनों H हटाकर, तो RRR और N, 3 डिग्री अमाइन। यस बेटा, ये समझ में आया सबको? yes, sir. अमाइन हो गया। अब इसके नेम देखिए, नेम भी बहुत इंटरेस्टिंग इसके। पहला, अगर 1 डिग्री अमाइन का नेम लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? NH2 है, मिथेन अमाइन, दैट्स इट, दैट्स द नेम, मिथेन अमाइन। 2 डिग्री अमाइन लिखना चाहते हैं तो क्या नाम लिखेंगे 2 डिग्री के अंदर? तो 2 डिग्री में आपको देखना पड़ेगा, एक तो ये CH3 है क्योंकि बीच में से चेन ब्रेक हो रही है, समझ रहे हो, बीच में से चेन ब्रेक हो रही है, तो क्या करें, एक चेन को NH के साथ रख देंगे। किस, कौन सी चेन को? जिस जो बड़ी चेन होगी, यहाँ दोनों बराबर हैं, किसी को भी रख दो। हमने इधर वाली को रख दिया CH3 को, ये होगी मेन चेन, इसका नाम होगा मिथेन अमाइन। और CH3 जो अकेला लगा हुआ है, उस ग्रुप को नाम देंगे मिथाइल। और उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे N मिथाइल। N का मतलब वो मिथाइल ग्रुप जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, मिथाइल जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, N मिथाइल। और लास्ट में मिथेन अमाइन, दैट विल द नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथेल अमाइन। यस बेटा, ये क्लियर हुआ सबको?
सर एनपीटी का कोई नंबर आएगा क्या? एन मतलब नाइट्रोजन, नथिंग स्पेशल। एन का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल। यस, ओके। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन से जो मिथाइल ग्रुप जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद में यानी ये ग्रुप है मिथाइल जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और उसके बाद इस पूरे ग्रुप का नाम होगा मीथेन अमाइन। दैट्स इट। अब 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या होता है 3 डिग्री में, CH3 है, तीनों तरफ नाइट्रोजन के, हो सकता है यहाँ पर CH2 CH3 एक चेन बड़ी हो, जो बड़ी चेन होगी उसको हम नाइट्रोजन के साथ लेंगे, याद रखना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन। और ये दोनों डाई मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो इनका नाम होगा एन एन, 2 बार एन लगेगा, डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। और ये मेन चेन हो जाएगी, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर मेन चेन CH3 की ही रखी हुई है, ठीक है, तो किसी को भी नाइट्रोजन के साथ जोड़ लो, ये मेन चेन की तरह काम करेगा, इसको बोलेंगे मिथेन अमाइन। एक चेन और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, दोनों का नाम होगा डाई मिथाइल, और दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो इसलिए दोनों को एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। और ये 3 डिग्री क्या होगा, मिथेन अमाइन, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा, इंटरेस्टिंग नेम है, ध्यान से कीजिएगा। 2 बार एन लगा मतलब क्या बेटा, इससे पहले वाला क्या दिखा दी? तो समझ लिखना में था, नहीं। एग्जाम्पल लिखना था। इससे पहले वाली स्लाइड दिखाऊं, यस सर। ठीक है, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था आप क्या कह रहे हो, ठीक है। ये लो, जब कंप्लीट हो जाए बोल देना बेटा। यस सर। हो गया कंप्लीट, यस सर, नाम चेक करूंगा। ठीक है, ठीक है, लिख लिया, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए भाई, अब सिर्फ 13 और 14 ग्रुप रह गया, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, डबल बॉन्ड जिसमें एक डबल बॉन्ड हो कम से कम, तो मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है। एल्कीन, एल्काइन का भी एक एग्जांपल लिखा है। तो एल्कीन का जो एक एग्जांपल है उसको बोलते हैं इथीन, और वो होता है इथाइलीन। इसका एक कॉमन नेम है इथाइलीन, ये आपको अच्छे से याद करना। अब कॉमन नेम इथाइलीन, बहुत जगह पर यूज होता है। सेम एज इट इज, एल्काइन का नेम होगा इथाइन, 2 कार्बन की चेन है, और इसका आईयूपीएसी नेम है इथाइन, और कॉमन नेम है एसिटाइलीन। गैस होती है, ये दोनों गैस होती है, इथाइलीन और एसिटाइलीन, दोनों की दोनों गैस है। लेकिन एसिटाइलीन गैस जो है, ये फ्रूट राइपनिंग में, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के अंदर यूज होती है एसिटाइलीन, याद रहेगा, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। सब्जी वाले रखते हैं इसको, एक छोटा सा पैकेट होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड होता है, और कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर, हवा के मॉइस्चर से पानी ले लेता है, पानी के साथ रिएक्शन करते ही एसिटाइलिन गैस रिलीज होती है। और ये एसिटाइलिन गैस जब फ्रूट्स के अंदर से पास होती है, तो फ्रूट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है, बुरी होती है ये गैस एसिटाइलिन, ठीक है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फ्रूट्स के साथ हम लोग खाते हैं, तो ये गलत है, राइपनिंग इससे नहीं होनी चाहिए। और ऊपर वाली गैस देखिए इथाइलिन, जो ऊपर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली है, वो नेचुरल गैस होती है, जो फ्रूट्स राइपनिंग के ड्यूरिंग फ्रूट्स को राइपन करती है, फ्रूट्स में अपने आप पैदा होती है, और ये हमारे लिए ठीक है, मतलब ये नो नेचुरल है, दैट्स इट, है ना। तो फ्रूट को नेचुरली जो राइपन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टमाटर जो है, आप वो हरे रंग का टमाटर लेके आइए, अपनी फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए, अपने आप 2-3 दिन बाद टमाटर लाल हो जाएगा, उसमें से इथाइलिन गैस रिलीज होती रहती है, उसके अंदर ऑलरेडी होती है, और वो अपने आप पक जाता है, ठीक है। और केला भी अपने आप पक जाता है। तो देखो, अगर जो केला एसिटाइलिन से पका हुआ है, आर्टिफिशियल पका रखा है किसी ने, ठीक है, वो केला ऊपर से हरा दिखाई दे रहा है, जब आप केले को खोलोगे अंदर से गल जाएगा, अगले ही दिन बिल्कुल गल जाएगा, तो वो एसिटाइलिन से पका हुआ है। और जो केला ऊपर से भले उसका ऊपर वाला जो कवर है वो भले ही ग्रीन हो, हल्का हल्का आपको लगेगा सख्त है, अभी तो बिल्कुल ठीक पड़ा होगा, लेकिन अगले दिन देखोगे बिल्कुल गल जाएगा अचानक से, क्योंकि वो एसिटाइलिन से पकाया हुआ था, और एसिटाइलिन अब भी उसके अंदर है, और वो अचानक से उसको खत्म कर देती है। लेकिन जो नेचुरल केला पकता है, आप उस केले को देखो ना, उसके ऊपर ना बाहर से उसके जो कवर होता है उसके ऊपर डॉट 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 डॉट, ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट आ जाते हैं, और वो ना मीठा हो जाता है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, वो मीठा, जब खाओगे उससे मीठा हो जाता है, बहुत मीठा, वो बहुत अच्छा फ्रूट होता है, मतलब वो बेस्ट एवर है, वो नेचुरल पका हुआ है। और जो एसिटाइलिन से पका होता है वो गल जाता है, अंदर से खराब हो जाता है, इसलिए केले, और वो खाओगे ना, अजीब सा टेस्ट आएगा उसका, वो केला खाने में भी अच्छा नहीं होता जो एसिटाइलिन से पकाया होता है, भले ही वो पका है, जब ठीक ठीक होगा तो ठीक लगेगा, बट अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छा फ्रूट खाने में केला वो होता है जो रेहड़ी के ऊपर
जो हमारे जो रेडी लगाने वाले भाई होते हैं, इनके केले के ऊपर अगर डॉट बने हुए हैं ब्लैक कलर के, वो केला बेस्ट है। और वो केला Yes. 2 दिन रखेंगे तब भी वो गलेगा नहीं, वो बहुत अच्छा केला होता है और टेस्ट में भी बहुत मीठा होगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन गाइज। ये थे सारे के सारे। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे ग्रुप्स को। सबसे पहला ग्रुप कौन सा था? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन सा है? Sulfonic सल्फोनिक एसिड। acid. तीसरा एस्टर। Ester. चौथा Acid halide. एसिड हैलाइड। पांचवा Acid amide. एमाइड। ठीक है। छठा Nitriles. नाइट्राइल। सातवां Isonitrile. आइसोनाइट्राइल। आठवां Aldehyde. एल्डिहाइड। नौवां Ketones. कीटोन। 10वां Alcohol. एल्कोहल। 11वां Thiol. थायो एल्कोहल। 12वां Amide. Amines. एमाइड एमाइन। ठीक है। 13th एल्कीन। Alkene 14th with alcohol. एल्काइन एल्काइंस। दैट्स ऑल। ओके बेटा, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइए। ये सारे आपको फिर से बोल रहा हूँ, सारे आपको अच्छे तरीके से बार बार लिख के देखने हैं।